मोहन राकेश नाट्य समारोह साहित्य कला परिषद का एक उत्कृष्ट नाट्य आयोजन 19 तारीख से शुरू हुआ ये समारोह 23 तारीख यानी कल तक चलेगा और आज इसकी चौथी संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब तक आपने 3 नाटक देखे और इस नाट्य समारोह की खासियत ये है कि ये सारे नाटक यहाँ पर पहली बार मंचित किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे नाटक लेखन प्रतियोगिता में चुने हुए नाटक हैं। आपका सहयोग अब तक मिला और हमें उम्मीद है कि आज और कल 2 दिन आपका सहयोग हमें और मिलेगा और आगे आने वाले परिषद की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनमें भी हम आपके ऐसे ही सहयोग की आशा करते हैं। आज जो नाटक आप देखेंगे उसका नाम है उसके बाद। इस नाटक को निर्देशित किया है वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश भारद्वाज जी ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इस नाटक रह चुके और वर्तमान में विद्यालय में ही प्रोफेसर का दायित्व निभाने वाले सुरेश भारद्वाज ऐसे ही एक रंग समर्पित व्यक्तित्व हैं जो विधा विशेष की सीमाओं को तोड़ते हैं। 50 से भी अधिक नाटकों का निर्देशन कर चुके और 500 से भी अधिक नाटकों में प्रकाश विशेषज्ञ के रूप में परिकल्पक यानी डिजाइनर का दायित्व निभाने वाले सुरेश भारद्वाज की उपलब्धि वाकई प्रशंसनीय है। भारत और देश के भी कितने ही भागों में व्यावसायिक और शौकिया रंगकर्मियों के साथ कितनी ही रंग कार्यशालाओं का संचालन और नाटकों के निर्देशन आप कर चुके हैं। इनके मुख्य ख्याति मंच प्रकाश के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान की है। रंगकर्म से इतर भी लेखू आपकी अदालत, टैलिए टैली विद खुशवंत सिंह जैसे दूरदर्शन की श्रृंखलाओं के निर्देशक के रूप में भी आपने अपनी एक अलग पहचान साबित की। इसके अलावा दूरदर्शन के लिए उन्होंने प्रदर्शनकारी कलाओं के दुर्लभ रूपों पर भी एक श्रृंखला का निर्माण और निर्देशन किया है। एक लेखक और रंग निर्देशक के रूप में जहां नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखक अल्बर्ट कामू की साहित्य कृति जस्ट रोसिंग के नाट्य रूपांतरण जायज हत्यारे में एक अलग पहचान दी, उनकी सराहना बनी और वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के लिए स्पेनी भाषा में आपने आधे अधूरे का निर्देशन करके एक बड़ी उपलब्धि पाई है। आज उन्हीं के निर्देशन में ये नाटक प्रस्तुत है उसके बाद नाटक एक ऐसे लेखक के बारे में है जिसका नाम है दिवाकर मानवीय कमजोरियों से पूर्ण हिंदी लेखन में लोकप्रिय और बहुत चर्चित हैं। कारण लेखन के प्रति उसका समर्पण पुनः केवल प्रकाशकों से उलझ पड़ता है बल्कि सरकार और प्रशासन की नीतियों की आलोचना करने से भी नहीं चूकता। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद स्थितियां अचानक परिवर्तित हो जाती हैं और एक अजीब सा घटनाक्रम चल पड़ता है। उसका बहुत सी घटनाएं होती हैं, वो हम नाटक में देखेंगे। आज के नाटक के लेखक हैं ऋषिकेश वैद्य और ये प्रस्तुति है आकार कला संगम की। इससे पहले कि नाटक शुरू किया जाए हम आपसे एक गुजारिश हर रोज करते आए हैं। हमारे और भी साथी आपसे निवेदन करते हैं कि मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डाल लें। उससे कलाकारों को तो आराम मिलती ही है। मुझे लगता है शायद उससे आप भी कुछ हल्का महसूस करेंगे अगर कुछ देर आप अपने मोबाइल फोनों को खामोश कर दें। आइए देखते हैं आज का ये नाटक उसके बाद। अवधि इसकी है लगभग 1 घंटा 15 मिनट।
क्या बताऊं उनके बारे में, उनकी लेखनी के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन वो कितने अच्छे, कितने गहरे और कितने मिलनसार थे, ये मैं अब आपको क्या बताऊं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, दिवाकर जी का भी समाज से उतना ही सरोकार था जितना कि हम लोगों का, यानी हम जनप्रतिनिधियों का होता है। क्या क्या बताऊं उनके बारे में। दिवाकर जी कई बार मुझसे गंभीर सामाजिक और चिंतन के मुद्दों पर चर्चा किया करते थे और अक्सर मेरी राय लिया करते थे। मैं नाचीज भला उन्हें क्या राय देता। ये तो दिवाकर जी का बड़प्पन था। हाँ, आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिवाकर जी आपके और हमारे दिल में सदैव जिंदा रहेंगे। मैं सरकार से भी इस बात की सिफारिश करूंगा कि वो दिवाकर जी की स्मृति को अमर बनाते हुए उनके नाम पर प्रतिवर्ष एक साहित्यिक पुरस्कार देने की घोषणा जल्द करें। और क्या बताऊं आप सबको, बस यही इतना कि भगवान उनकी धर्मपत्नी और बिटिया रानी को संबल दे और दुख सहने की ताकत दे। दिवाकर जी अमर है। अच्छा तो भाइयों, मेरा मतलब है देवियों और सज्जनों, अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। दिवाकर नहीं है, ऐसा विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी वो एक जोरदार ठहाका लगाते हुए सामने से अंदर दाखिल होंगे और जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहेंगे, हाय फ्रेंड्स। ओह दिवाकर, दिवाकर को समझना आसान नहीं था। मेरा मतलब है कि दिवाकर जी का व्यक्तित्व इतना डाइवर्सिफाइड था कि मुझ नाचीज के लिए उन्हें समझना आसान नहीं था। ज्यादा समय से मैं उन्हें नहीं जानती थी और लगता है कि बरसों से उन्हें जानती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को संबल प्रदान करे। कहूं अब मैं, दिवाकर जी मेरे लिए क्या थे? आज उन्हीं के कारण हीरा प्रकाशन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज जी, आज भी वो दिन याद आता है जब एक लंबा जवान काला चश्मा लगाए हीरा प्रकाशन के दफ्तर में आया था और कहा था मुझसे, हाँ जी मैं एक लेखक हूं, मेरी किताब छापेंगे? बेचारे दिवाकर बाबू न जाने कितने प्रकाशकों के यहां चक्कर लगाकर बड़ी आस लेकर मुझ तक आए थे और मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया। हाँ जी, उनका पहला काव्य संग्रह कृष्ण नहीं बन पाऊंगा मैंने ही छापा था और कहां से कहां पहुंच गए वो। हिट कर दिया हीरा प्रकाशन ने उन्हें। हाँ जी मेरा मतलब है कि
आज हीरा प्रकाशन ने ही तो दिवाकर जी जैसे हीरे की कद्र की है। हाँ जी। और उनका पहला नाटक जवाब दो गांधी, उसने जो तहलका मचाया था, उसमें भी हम बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ जी। और उनका पहला कहानी संग्रह तंद्रा, वो भी तो हमने छापा था। हाँ जी। अभी तो हम मिले थे 10 दिन पहले, चेक लेने के लिए बुलाया था मैंने उन्हें। कह रहे थे उनका अगला काव्य संग्रह बेचैनी तैयार है, बस छपने की राह देख रहा है। अब क्या कहूं, अगर उनकी एकदम मौत ना हुई होती तो अब तक मनुस्क्रिप्ट प्रेस में छपने के लिए चली गई होती। हाँ जी। भाभी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका काव्य संग्रह बेचैनी मैं ही छापूंगा। आप देखना, वो पिंक कलर की मनुस्क्रिप्ट होगी, उनकी मेज पर रखी होगी। हाँ जी। यही मेरी और हीरा प्रकाशन की दिवाकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ जी। नहीं जानता कि क्या कहूं, बस इतना जरूर जानता हूं कि दिवाकर नहीं रहे। लेखक दिवाकर, दोस्त दिवाकर, और बहुत कम लोगों को मालूम होगा एक कुशल पत्रकार दिवाकर। अपने संघर्ष के समय दिवाकर और मैं साथ साथ रहे। इनफैक्ट 3-4 महीने तो हम लोगों ने रूम भी शेयर किया। हीरा प्रकाशन वाले भाई साहब की बात सुनकर कुछ बातें याद आ गई। जब लेखकों की रॉयल्टी और कॉपीराइट का मुद्दा उठा था, तब हमारे ही समाचार पत्र अपना संदेश ने उसे जोर शोर से उठाया था। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि तब हीरा प्रकाशन वाले भाई साहब और हम आमने सामने आ गए थे। खैर, अब ये तो सबके अपने अपने व्यवसायिक हित और नीतियां हैं। कहना ये चाहता हूं कि दिवाकर सिर्फ लिखने वालों में से नहीं थे, वो लड़ने वालों में से। अरे कम ही लोग होते हैं जो लिखते हैं, उनसे भी कम लोग लड़ते हैं। और ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो लिखते भी हों और लड़ते भी। बोलने लगूं तो बोलता रहूं और लिखने बैठूं तो लिखता रहूं। लेकिन यहां ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। दिवाकर बड़े याद आओगे भाई। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति और भाभी जी को शक्ति प्रदान करे। दिवाकर चला गया, उसके बाद अब सिर्फ शून्य है। हाँ, सोचा नहीं था कि ऐसे चला जाएगा, इतनी जल्दी। लंबे संघर्ष के बाद सपने बुनने की तो शुरू किए थे कि विराम लग गया। उसकी बेचैनी, उसका समर्पण, उसकी योग्यता ने उसे सारे समकालीन साहित्यकारों में श्रेष्ठ का दर्जा दे दिया था, पर दगाबाज निकला, छोड़ गए। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि दिवाकर अस्त हो गया। इसका प्रकाश, उसका एहसास मुझे अब और ज्यादा महसूस होने लग गया है। अपने अंतिम काव्य संग्रह की पहली गजल को स्वयं पर चरितार्थ कर लिया है। दीमक ज्यों सूखी लकड़ी को चट कर जाती है, मेरे अंदर की बेचैनी मुझको खाए जाती है। आप सबका शुक्रिया। दिवाकर की पत्नी और बच्ची के लिए
प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें संबल दे, उनकी सहायता करें। आप सब भी अब प्रस्थान करें। जाने का अफसोस हमें भी तुमसे कम नहीं है बेटिया, पर यह उतना ही कटु यथार्थ है कि वो अब वापस नहीं आ सकता। तुमने उसे प्यार किया, इतना प्यार किया कि तुम अपनों को भूल गई, लेकिन तुम्हारे अपने अभी भी तुम्हारे साथ हैं बिटिया। वो तो मैं देख ही रही हूँ पापा। अपनी बेटी के विधवा होने के बाद भी आप अकेले ही आए, माँ अब भी साथ नहीं आई। गलत मत समझो रजनी, गलत मत समझो। तुम्हारी माँ को जब पता पड़ा तो उसके आंसू नहीं थमे, और दमे का दौरा उठ गया सो अलग। ओह पापा प्लीज, दमे का दौरा अपनी जवान बेटी की उजड़ी और वीरान जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं होता। ऐसा कि माँ अपनी बेटी से मिलने ही ना आए, और दमे का पन तो माँ हरदम अपने पास ही रखती थी, उसका क्या हुआ? माना कि मैं आप सबके लिए और खास तौर से माँ के लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी। पर सोच और मूल्य का ये टकराव क्या खून के रिश्ते और अपनी ही बेटी के विधवा होने पर भारी पड़ सकता है? इसकी कल्पना भी नहीं थी मुझे। यही गलतफहमी तो मैं दूर कर रहा हूँ बिटिया। मैं तुम्हें और अपनी नवस्सी को लेने यहाँ आया हूँ। और अब दिवाकर के बाद यहाँ कौन है? तुम्हारी सास भी तो नहीं रही। आपको क्या लगता है पापा, मैं आपके साथ जाऊंगी? दिवाकर आप सबके लिए भले ही मर चुके हैं, मगर मेरे लिए तो इस घर के हर एक कोने में मौजूद है पापा। दिवाकर जिस तरह कलम को हथियार बनाकर रोटी और साहित्य दोनों की लड़ाई लड़ रहे थे, मेरे लिए आज भी वो एक मिसाल है। मैं प्राची को भी यही सिखाऊंगी कि हाथ फैलाने की जगह खुद लड़े और जूझ जाए। मैं स्वयं भी यहाँ रहकर अपने जीवन यापन का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी पापा। बेटी, माँ बाप संतान से कब अलग होते हैं? तुम मुझे पराया क्यों समझती हो? मैंने आपको पराया कभी नहीं समझा पापा, और ना ही कभी समझूंगी। पर यह सच भी नहीं छिपा है कि अब तक सिर्फ आप ही मुझसे मिलने आए हैं। ये भी सिर्फ तीसरा मौका है, इसके पहले आप सिर्फ 2 बार आए हैं। माँ तो तब भी नहीं आई। भाई मेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं दिवाकर का घर छोड़कर वहां क्यों जाऊं जहां रोज रात को अपनों के द्वारा अपमान का घूंट पीकर सो, या फिर अगले दिन होने वाली अपमान की आशंका से जागती रहूं। तो तुम ही कहो, मैं क्या करूं? आप मेरे पास आकर रहिए पापा। अब तो आप रिटायर भी हो चुके हैं, नौकरी का भी कोई झंझट नहीं है। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? भाई से डरते हैं या माँ से? क्या कहूं, मैं तो शुरू से समझौता ही करता आ रहा हूं। और मैंने समझौता करना कब का छोड़ दिया है पापा। इसलिए अब मैं जिस भी हाल में हूं, खुद पर ही निर्भर होकर जीना चाहती हूं, और किसी पर भी नहीं। पापा, ज्ञान भैया। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आइए। इनसे मैं मिल चुका हूँ। दिवाकर ने मिलवाया था प्राची के बर्थडे पे। बता रहे थे बहुत ही होनहार लेकर के, बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे इनकी। हाँ, तो ज्ञानेश्वर जी कैसे हैं आप? क्या कहें बाबूजी, अपाहिज हो गए हैं। और क्या, जीना सबको है, जीते सभी हैं, पर जब इस बात का एहसास हो जाता है कि बाजू और पैर दोनों कटकर अलग हो गए हैं तो गुस्सा आता है। फिर नियति की देन मानकर मन मसोस लेते हैं। अब तो धीरे धीरे ऐसे ही जीने की आदत पड़ जाएगी, पर अभी तो ये घाव, ये दर्द बहुत ताजे हैं। अरे रजनी, अपने भैया को पानी का भी नहीं पूछ रही हो? अच्छा चलो, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। जी भैया, अभी लाई। बाबूजी, मैं इसके अकेलेपन के बारे में सोचकर बहुत चिंतित, बहुत डरा हुआ हूं। इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे साथ रहे, कम से कम अभी का वक्त तो हमारे साथ गुजार ले, ताकि ये इसका हम दुख दर्द बांट सके। वो रजनी की माता जी वो नहीं आ पाई? आना तो चाहती थी, पर क्या करें, उसकी दमे की बीमारी और कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ।
मजबूरियां? हाँ भाई, अब देखो ना, इसका बड़ा भाई इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि इसने अपनी जात बिरादरी के बाद अपने से कहीं बड़े उम्र के आदमी के साथ भागकर शादी कर ली। इससे उसके पूरे परिवार की नाक कट गई। इसीलिए उसकी माँ उसका दिल रखने के लिए और उसे रजनी के पक्ष में करने के लिए रुक गई। देखिए बाबूजी, अब रजनी आपकी बेटी से अधिक दिवाकर की पत्नी है। अपने सभी करीबी लोगों में दिवाकर एक विशेष प्रकार का संक्रमण फैला देता था। हाँ, सोच का संक्रमण, विचारों का, अपने ही बनाए हुए मूल्यों का संक्रमण। नहीं जानता कि वो कितना सही था, पर इतना अवश्य जानता हूं कि उसे कम ही लोग गलत ठहरा पाते थे। आप रजनी को कुछ मत कहिए। वैसे भी अभी वो इतनी खोखली, इतनी भंगुर है कि एक ही फूंक में बिखर जाएगी। साथ ही इतनी कठोर भी है कि हमेशा के लिए अपनी जिद पर अड़ जाएगी। इसलिए आप उसे अभी अपने साथ भी मत ले जाइए, बस उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़े समय उसी के होके रहिए। उसे ये एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, बिना किसी शर्तों के। बस। पापा चाय। अरे रजनी, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, ये प्राची, ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कमाल है भैया, आप ही के घर में है और आपको ही नहीं मालूम। वो भाभी और भैया आए थे। जानते हैं भैया, आज इतने दिनों में पहली बार प्राची हंसी और खेली, इसीलिए भाभी उसे अपने साथ ले गई। कह रही थी कि उसे अपने उम्र के बच्चों का साथ भी मिल जाएगा। फिर भैया मैंने भी सोचा कि कम से कम वो बच्ची तो इस वीराने से कहीं बाहर जाए, क्योंकि अब उसे गुदगुदी देकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसाने वाला तो अब रहा नहीं। फिर क्यों ना वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेले, बेचारी खुश तो रहेगी। हाँ। ओह, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैंने किसी से मिलने का समय लिया है। मैं अभी चलता हूँ, मैं बाद में फिर आऊंगा। अच्छा बाबूजी, प्रणाम। प्रणाम। वो जो मेरे नाम पे वसूली करता फिर रहा है, वो रकम चुपचाप। अरे कैसी बात कर रहे हैं नेताजी? अबे साले, वो जो मेरे नाम पे वसूली करता फिर रहा है, वो रकम चुपचाप। नेताजी, नेताजी। तुझे क्या हुआ बे? अरे वो ज्ञानेश्वर जी आ रहे हैं। ओए सुन, तू जा यहां से, तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूं। उन्हें बुला लूं? वो वैसे ही आ जाएगा, लेखक है। तू जा, पानी वगैरह की व्यवस्था। जी। आइए आइए ज्ञानेश्वर जी, अहो भाग्य हमारे कि आप जैसे सरस्वती पुत्र यहाँ पधारे। धन्यवाद तो आपका नेताजी कि आपने मिलने का समय इतनी जल्दी दे दिया। अरे भाई, कैसे नहीं देते, आप दिवाकर जी के मित्र ही नहीं, एक प्रतिष्ठित लेखक हैं ज्ञानेश्वर जी। बस ऐसे ही आस लिए आपके पास आया हूं। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कहिए तो सही ज्ञान बाबू, क्या बात है? अरे भाई, हम आपके लिए बैठे हैं, आइए बैठिए। दरअसल नेताजी, मैं दिवाकर की पत्नी और बच्ची के लिए आपसे सहायता मांगने आया हूं। दिवाकर की मौत से हम सभी हिल गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप दिवाकर की पत्नी को संस्कृति विभाग में एक नौकरी दिला दें, तो उसके लिए आजीविका और निश्चित आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, दिवाकर की पत्नी रजनी स्वयं एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला है, अच्छा लिख भी लेती है और अब बहुत अधिक जरूरतमंद भी है। भाई देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम भी दिवाकर जी के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक हैं और बहुत जल्द सरकार से उनकी स्मृति पे एक पुरस्कार देने की सिफारिश करेंगे, जैसा कि खुद मैंने शोक सभा में ऐलान किया था। देखिए साहब, दिवाकर की स्मृति में पुरस्कार अभी इतना आवश्यक नहीं है जितना कि उसके परिवार को एक आधार मिलना। आप तो जानते ही हैं कि दिवाकर भरी दोपहरी में अस्त हो गया। अब उसके जाने के बाद उसकी बेवा एक अधूरी और इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटेगी? नेताजी, आप तो ये भी जानते हैं कि दिवाकर के मुंह पर लोगों की बात कुछ और थी और उसके जाने के बाद कुछ और। अब ऐसे हालात में आपके पास बड़ी आस के साथ आया हूं। भाई ज्ञानेश्वर जी, आपकी बात खैर 16 आने ठीक है, लेकिन आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए। आप तो जानते हैं दिवाकर जी ने हमारी सरकार के खिलाफ कितना हल्ला मचाया था। ये अलग बात है कि मैं उन्हें आज भी अपना मित्र, अपना हितैषी समझता हूं, लेकिन जी, इंसान के मरने के बाद भी क्या ये सब चीजें इतने मायने रखती हैं? बात को समझने की कोशिश कीजिए ज्ञानेश्वर जी। क्या मैं नहीं चाहता कि दिवाकर जी के परिवार को कुछ मदद, कुछ राहत मिले?
लेकिन भाई अब पार्टी लाइन से अलग कैसे जाऊं? और मान लीजिए मैं चला जाता हूं तो चलेगी मेरी थोड़ी ही, अरे मैं खुद बाहर कर दिया जाऊंगा। क्यों? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया दिवाकर ने जिसकी ऐसी सजा दी जा रही है? अब आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। आपको पता नहीं, एशियन थिएटर सेमिनार के वक्त जब भारतीय डेलीगेशन अपना लीडर चुन रहा था तब दिवाकर जी ने कितना हल्ला मचाया था। हल्ला मचाया था? कैसा हल्ला? सरकार और मिनिस्ट्री द्वारा चयनित व्यक्ति के विरोध में दिवाकर जी वॉकआउट कर गए थे और अगले दिन अखबार की सुर्खियों में उनका यह बयान कि सरकार की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। बताइए ये कोई तरीका है? ज्ञानेश्वर जी, और तो और उन्होंने देश का सबसे प्रतिष्ठित हिंदी भारतीय साहित्य पुरस्कार लेने से सिर्फ इसलिए इनकार किया क्योंकि साहित्य समिति में उनकी कुछ मांगे नहीं मानी गई, उनके द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर नहीं दिया गया। बताइए ये कोई तरीका है? भाई ज्ञानेश्वर जी, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें समझाया नहीं था, यकीन कीजिए बहुत समझाया था। अब आपसे और नहीं छुपाना चाहता, मैंने तो उन्हें कला एवं संस्कृति विभाग में उच्च पद दिलाने का आश्वासन दे डाला था और बदले में मुझे क्या मिला? जानते हैं उनका क्या उत्तर था? कहने लगे, नेताजी आपकी और हमारी दोस्ती तो टेबल और प्यालों तक ही ठीक है, यदि किसी दिन मैं विभाग में आ गया तो हम दोनों लोग उलझ पड़ेंगे और वैसे भी मैं सिस्टम में रहकर सिस्टम का विरोध नहीं कर पाऊंगा। अब आप बताइए ऐसे आदमी का मैं क्या करूं? देखिए नेताजी, क्या अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप आए हैं, आपकी बात तो रखनी पड़ेगी। देखिए जितने चिंतित आप दिवाकर के परिवार को लेकर हैं उतना मैं भी चिंतित हूं ज्ञानेश्वर जी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उनकी स्मृति पे एक पुरस्कार की घोषणा करके उनकी पत्नी को बुलाकर एक सम्मानित राशि प्रदान कर देता हूं और साथ ही साथ उनके बिटिया के सरकारी स्कूल व कॉलेज में मुफ्त शिक्षा व्यवस्था भी करा देता हूं। नेताजी, दिवाकर की पत्नी के लिए क्या कोई नौकरी वो नहीं मिल सकती है? भाई ज्ञानेश्वर जी, आज के हालात में तो ये बिल्कुल असंभव है। ठीक है। वैसे ज्ञानेश्वर जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, देखिए जिसे जाना था वो चला गया और आप हैं कि अभी तक उसके लिए परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, आप भी प्रतिष्ठित लेखक हैं और अगर आप चाहें तो मैं आपके नाम के सिफारिश कला एवं संस्कृत विभाग या फिर साहित्य परिषद में कर देता हूं। बुरा तो मैं मानूंगा नेताजी, आप दिवाकर की विधवा के लिए कुछ ना करें ना सही, पर कम से कम इस समय मुझ पर कोई कृपा ना करें, समझ गए आप? और ना ही कृपा की सिफारिश करें, क्योंकि दिवाकर मेरा हमदम था, समझ रहे हैं आप? दिवाकर मेरा दोस्त था। आपकी बात मुझे चुभी है, आपकी मजबूरियां तो सही होंगी, पर इस समय जो आपने मेरे आगे प्रस्ताव रखा है ना वो बहुत गलत है। न जाने क्यों आपका ये सिफारिशी प्रस्ताव सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे दिवाकर की बच्ची का गला दबाने के लिए कह रहे हैं। नहीं ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल नहीं। लेखक है ना आप, और ऊपर से कवि हृदय। आप जानते हैं आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी नहीं, मैं नहीं जानता, बताइए। आप लोग बातों को बड़े गहरे अर्थों में सोचते हैं। अरे भाई, यहां आए हैं, बताइए कुछ खातिरदारी का मौका दीजिए, बताइए क्या लेंगे? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। कोई है? चाय लाओ बे, इस ज्ञान ने तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान की बातें समझा दी हमें। भाभी जी कहाँ हो? वो भाभी जी, आप तो यहाँ हो, नमस्कार। ओह ज्ञान जी भी है, ओह भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हो गए, प्रणाम। प्रणाम अग्रवाल जी, अच्छा हो कि आज आप आ गए, वरना कल मैं स्वयं आपके दर्शनों के लिए आ जाता। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा होता, हमारे साथ बैठकर चाय पीते, हमें खातर तवज्जो का मौका मिलता। दरअसल अग्रवाल जी, एक जरूरी काम के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, अगर वो काम पूरा हो जाता है तो आप हमें अगर भोजन भी कराएंगे ना तो भी हम इनकार नहीं करेंगे। जी, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी।
दरअसल अग्रवाल जी, मैं दिवाकर की किताबों की रॉयल्टी और उसकी अंतिम रचना बेचैनी के बारे में आपसे बात करना। अंतिम रचना? हाँ ज्ञान जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे दिवाकर जी इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि अगर हम हिसाब लगाने बैठे तो अभी तो उनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित कर सकते हैं। हाँ जी। बेचैनी तो हमें सिर्फ दिखाई देती है, हम इसके अलावा भी दिवाकर जी बहुत सी किताबें छाप सकते हैं उनकी। जैसे उनकी डायरी, उनके पत्तर। आप तो सुनकर हैरान हो जाएंगे, मैं तो रजनी जी के उनके साथ अनुभव छापने को तैयार हूं। हाँ जी, जब ये छपेगा तो तहलका मच जाएगा, तहलका। जैसे दिवाकर की यादें, रजनी की बातें, लेखिका रजनी दिवाकर, या दिवाकर और मैं, या मेरी यादों में दिवाकर। अरे सोचो, जब ये छपेगा तो मार्केट में आग लग जाएगी। ये सब रहने दे अग्रवाल जी। हम चाहते हैं कि आप दिवाकर की हुई असमय मौत और उसके बाद पैदा हुई विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए रॉयल्टी का पुराना अनुबंध जारी रखें और साथ ही दिवाकर का अंतिम काव्य संग्रह बेचैनी की भी अधिक से अधिक प्रतियां छापे, क्योंकि मुझे यकीन है कि दिवाकर के जाने के बाद उनके प्रशंसकों और उनके हिंदी प्रेमियों को उनकी अंतिम रचना का निश्चित रूप से इंतजार होगा और साथ ही मेरे परिवार को मदद भी मिल जाएगी। ओ, बिल्कुल सही सोच है भाभी जी आपकी, बिल्कुल सही सोच, 100% करेक्ट। मैं भी चाहता हूं कि दिवाकर जी की फैमिली के किसी काम आ सकूं। हाँ जी। लेकिन सॉरी टू से, अभी ज्यादा प्रतियां छापने का रिस्क हम लोग नहीं उठा सकते। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आजकल इंग्लिश का जमाना है, अंग्रेजी नॉवेल्स का। इंग्लिश, पिंग्लिश, चिंग्लिश, हिंदी पढ़ने वाले जवान लड़के लड़कियां तो बहुत ही कम है, और गजल और कविता समझने वाले लोगों की तो और भी ज्यादा कमी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि बेचैनी का कवर और लेआउट बिल्कुल अलग ढंग का बनवाऊंगा, एंटायरली डिफरेंट, और उसके लिए चाहे हमें किताब की कीमत कुछ ज्यादा रखनी पड़े। लेकिन अग्रवाल जी जरा बात को समझिए, अगर हम ज्यादा प्रतियां छपवाएंगे ना तो हमें बचत हो जाएगी। बिल्कुल सही सोच है ज्ञानपा जी आपकी, बिल्कुल सही सोच है। लेकिन ज्यादा प्रतियां छुपाने से क्या होगा? माल बिकना भी तो चाहिए। हाँ आपको जी। क्या लगता है मिस्टर अग्रवाल, दिवाकर का अंतिम काव्य संग्रह लोग नहीं खरीदेंगे? अग्रवाल जी देखिए, मैं आपको समझाता हूं, अगर हम कम कीमत रखेंगे ना तो एक आम आदमी भी खरीदेगा, और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रतियां छपवाएंगे। और ऐसा करने से आपकी दिवाकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की जो इच्छा थी ना, वो भी पूरी हो जाएगी। ओहो अग्रवाल जी, वही जो आपने शोक सभा में कही थी। अब रहा सवाल बिक्री का, तो आज दिवाकर के नाम का जादू सब पर और अधिक छा रहा है। लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये बात ठीक है आपकी यार जी, लेकिन रॉयल्टी पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। हाँ जी। समझौता? कैसा समझौता? वो यही कि दिवाकर जी 20 से 25% तक रॉयल्टी लेते थे। इतनी रॉयल्टी हिंदी मार्केट में किसी को नहीं मिलती, और ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का था, इसको आगे कंटिन्यू रखना अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ जी। और उसके अलावा उनके नाटकों के मंचन से जो रॉयल्टी आती थी उसमें मुझे कुछ नहीं मिलता था। इसे आप समझौता कहते हैं मिस्टर अग्रवाल? अगर एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लेखक को अगर आप 20 से 25% रॉयल्टी दे रहे हैं तो उस पर कौन सा उपकार कर रहे हैं? बिल्कुल। और जो ये नाटकों के मंचन से रुपया आता है ना, उसमें से हिस्सा अगर हम प्रकाशक को देने लग गए तो फिर ये लेखक का घर कैसे चलेगा? जबकि आप खुद भी जानते हैं कि दिवाकर एक पूर्णकालिक और समर्पित लेखक था। लेखन के अलावा उसके पास आजीविका का कोई साधन ही नहीं था, और आपको रुपया। चलिए इन बातों को हम छोड़ते हैं, आप जरा रजनी भाभी से बात करिए, मैं अभी आता हूँ। अरे भैया आप रुकिए। नहीं देखो रजनी, तुम बिल्कुल सही, मैं आता हूँ ना अभी। और वैसे भी अग्रवाल जी को मेरे हाथ की बनाई चाय पीने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। हाँ जी। मैं आता हूँ अभी। पापी जी आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। दिवाकर जी के साथ मेरा एक अलग रिश्ता था, स्पेशल। और उनकी डेथ के बाद आप उन स्पेशल रिश्तों की शर्तों पर वन साइडेड गेम्स खेल रहे हैं मिस्टर अग्रवाल। वो ऐसी कोई बात नहीं है पापी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, चाहे कुछ भी हो, ज्ञान जी है तो लेखक जी। हाँ, और हर लेखक के अपने अपने हित होते हैं।
हमने ज्ञान जी को कभी हीरा प्रकाशन में एंट्री नहीं दी। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी कहानियां लिखते हैं और दिवाकर जी भी कहानियां लिखते थे। हैं? समझ रही है ना मेरी बात? बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं तो ये समझा हूं कि ज्ञान जी चाहते ही नहीं कि दिवाकर जी की अंतिम रचना पब्लिश हो, इसीलिए बात बात में डंके लड़ा रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने यहाँ पे कहानी भी भर दिए लगते हैं। अरे कोई लेखक दूसरे लेखक की कामयाबी और प्रसिद्धि बर्दाश्त थोड़ी कर सकता है। मिस्टर अग्रवाल, सोच समझ कर बात कीजिए। भाभी जी आप तो बिना बात के बुरा मान गई। मैं तो आपके भले और फायदे की बात कर रहा था। ये लीजिए अग्रवाल जी। क्या बात होगी भाई? कुछ नहीं भैया, मिस्टर अग्रवाल हमारे भले और फायदे की बातें बता रहे थे। भले और फायदे की बातें? छोटो भाभी जी। ज्ञान जी जी आपने चाय बड़ी अच्छी बनाई है, ठेठ लेखकों वाली। भाभी जी हम तो आपके बंदे हैं हजूर, जब भी करेंगे फायदे और पढ़े की बात करेंगे। भैया मेरी मिस्टर अग्रवाल से सारी बातें हो चुकी हैं। मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके सामने रख दी हैं। अगर ये इंटरेस्टेड होंगे तो हमसे संपर्क कर लेंगे। दैट्स इट। हाँ रजनी ठीक है। भैया बिल्कुल फिक्र ना करें, अग्रवाल जी आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। वैसे भी इन्हें हमारे भले की बड़ी चिंता है। भाभी जी तो फिर मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। सारी गड्डी की चाबी कौन सी जेब में रह गई है? रजनी तुम्हें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। देखो जरूरत हमारी है, ये अग्रवाल की नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। अगर जरूरत हमारी है तो हमें ही तय करना होगा कि किस हद तक बर्दाश्त करेंगे इन लोगों को। बर्दाश्त? क्या इसने तुम्हारा अपमान किया? जी नहीं, उसने आपका अपमान किया भैया। दिवाकर और मेरे प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर उंगली उठाई। वो आपको दिवाकर का मित्र नहीं, उनका प्रतिद्वंदी लेखक मानता है और कहता है कि आप उनके लिए ईर्ष्या और जलन का भाव रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं ज्ञान भैया, वो तो यहाँ तक कह गया कि आप दिवाकर की अंतिम रचना को पब्लिश कराने के लिए अड़ंगे लगा रहे हैं। वो डिस्गस्टिंग। अरे छोड़ो रजनी, ऐसे लोग तो कदम कदम पर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। देखो इतना सोचोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये तो कोई नई बात है ही नहीं। बिल्कुल, पहले भी अग्रवाल मुझसे दिवाकर के बारे में और दिवाकर से मेरे बारे में ऐसी ही बातें कर चुका है। अच्छा। और मैंने इसका यही रास्ता निकाला कि अपनी कोई भी किताब इसके यहाँ प्रकाशित ही नहीं कराई, ना राबास और ना ही बजी बांसुरी। हाँ ज्ञान भैया, कमाल है आप भी। अच्छा हूं ना कमाल का? जी। तो फिर लो चाय तो पियो, ठेठ लेखकों वाली। देखो यार, मैं खुद चाहता हूँ कि दिवाकर की पत्नी को अपने ही कॉलेज में पढ़ाने की नियुक्ति दे दूं, किंतु दोस्त ना तो ये आसान है और ना ही मेरे हाथों में है। देख यार, अगर तू ये कहना चाहता है कि मैं किसी नेता या मिनिस्टर से कोई सिफारिशी पत्र लेकर आऊं तो उसे भूल जा यार, क्योंकि मैं एक नेता से मिल ही चुका हूं। उन महाशय का कहना है कि सरकार दिवाकर से खफा है। कैसा गंदा मजाक है। उसकी मौत के बाद भी लोग उससे खफा है। उससे नहीं, उसकी विधवा से और उसकी मासूम सी बच्ची से भी खफा है। यार यार, ऐसा नहीं है कि मुझे दिवाकर की पत्नी से जरा भी हमदर्दी नहीं है, लेकिन यार क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? हमदर्दी? हमदर्दी? तू कैसी बात कर रहा है कन्ना? यार हम लोग तो कॉलेज के समय से दोस्त रहे हैं, बल्कि एक समय में तू ज्यादा नजदीक था दिवाकर के। हमदर्दी जैसे शब्दों से दिवाकर को सख्त नफरत थी। उसकी पत्नी को भी है और मुझे भी है। ये तेरी ड्यूटी है यार, तेरी ड्यूटी। तू सिर्फ एक बात समझ, अगर तू किसी योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को एक मौका देता है ना, तो वो हमदर्दी नहीं हो जाती है।
जो दिन में 10 फोन आते होंगे ना तेरे पास, ये छोटे भैया नेताओं के, अधिकारियों के, और कोई गलत काम तुझे अनबने ढंग से करने पड़ते होंगे, उससे कहीं अलग और पवित्र उद्देश्य के साथ मैं तेरे पास आया हूं भाई। मुझे लग रहा है कि ये सब नाजायज गलत है। सॉरी बॉस, आई हैव टू टेक योर लीव। जानिए क्या बकवाना यार। बैठ, ले पानी पी लो पहले। अरे मुझे नहीं पीना पानी, नहीं पीना है। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं दिवाकर को धोखा दे रहा हूं। जितना बंधन रहित होकर है मेरा हमारा दोस्त जिया है, उतना ही मैं उसे बंधनों में लपेट रहा हूं। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी, उसकी बच्ची के भविष्य के लिए दर दर भटक रहा हूं और उस बेचारे की आत्मा को शर्तों और बंधनों में लपेट रहा हूं। यार ज्ञान, तुम मेरा दृष्टिकोण समझने की कोशिश करो यार। मैं भी उसके परिवार से उतना ही सरोकार रखता हूं जितना एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए। लेकिन समझने की कोशिश करो यार। अव्वल तो सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है, दूसरे कोई पार्ट टाइम नियुक्ति भी नहीं है यार। सरकारी कॉलेज है यार। वो तो मैं भी जानता हूं कि ये सरकारी कॉलेज है, पर तू मुझे सिर्फ एक बात बता, अगर तेरी बहन बेटी या कोई सगा होता तो तब तू क्या करता? ये तो बता, क्या करता तब तू? एक रास्ता है। हाँ, वो क्या? हमारे कॉलेज से एक लड़की दिवाकर के साहित्य पर पीएचडी कर रही है। इनफैक्ट शी इज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ दिवाकर। उसने दिवाकर से मिलने की कोशिश भी की थी, उसका इंटरव्यू अपनी थीसिस में डालना चाहती थी, लेकिन ये संभव ना हो सका। लेकिन अब वो चाहती है कि दिवाकर की पत्नी का इंटरव्यू लिया जाए ताकि दिवाकर के साहित्य और समर्पित लेखन पर प्रकाश डाला जा सके। अरे खन्ना, इन सब बातों का रजनी की नौकरी से क्या वास्ता है? यार मैं तुझे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूजा के पिता प्रशांत मेहता उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव है एंड ही इज ए सीनियर IAS, और उसके पिता की चलती भी बहुत है। अगर हम पूजा से बात करें तो वो अपने पिता से बात कर निश्चित ही हमारी कुछ ना कुछ हल कर सकती है। और वैसे भी नेता और मिनिस्टर तो नाम के होते हैं, ये देश तो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। वो तो इसके बदले में मुझे रजनी को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो पूजा को दिवाकर की जिंदगी और साहित्य लेखन के बारे में अंतरंग जानकारी दे। अंतरंग जानकारी देने की क्या जरूरत है, बस 2-3 इंटरव्यू दे दे। वैसे पूजा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। तो जरा बुला जल्दी से इस पूजा को। लाइब्रेरी में पूजा होगी, उसको हमारे पास भेजिए। देख भाई, मैं उससे अभी साफ साफ सारी बातें कर लूंगा। भाई उसको आने तो दे। वो सब तो ठीक है यार, पर अब रजनी की नौकरी के मामले में ना एक बार और बेवकूफ नहीं बन सकता मैं। क्या मतलब? मतलब एकदम साफ है, इस हाथ ले और उस हाथ दे। देख, मैं रजनी से बात कराऊंगा पूजा की, और जब पूजा रजनी की नौकरी के लिए अपने पिता से बात करेगी। हे भगवान। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ पूजा। पूजा इनसे मिलो, ये ज्ञानेश्वर है हमारे मित्र। पूजा, ज्ञानेश्वर एक प्रतिष्ठित लेखक तो है ही, साथ ही साथ दिवाकर के भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। आज भी हूं मैं दिवाकर का दोस्त। पूजा, मैंने ज्ञान से बात कर ली है। दिवाकर की पत्नी रजनी इनकी मुंह बोली बहन लगती हैं। ये रजनी से बात कर तुम्हारी उनसे मुलाकात तय करवा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं बताता हूं आपको कि आप शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हैं। मतलब मैं समझी नहीं। मैं आपको समझाता हूं ना मिस पूजा। जी? देखिए, मैं आपकी पीएचडी में हर संभव मदद करूंगा, पर इसके बदले में आपको रजनी की नौकरी के लिए अपने पिता से सिफारिश करनी पड़ेगी। समझ रही है ना? सिफारिश। हो सकता है कि आपको मेरी बात स्वार्थपूर्ण लगे, पर मैं क्या करूं? बताइए, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। यार, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो दीवाना अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए छोड़कर गया है। उसकी खुददार पत्नी जो अपने पिता तक की सहायता नहीं लेना चाहती है, वो भला किसी और से क्या सहायता मांगेगी। और अब तो मैं उस कड़वी कसैली सच्चाई को भी समझ गया हूं जो दिवाकर के मुंह फेरते ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसी कम उम्र में वो उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़ के चले गए, जानता है ना? और वो उनसे भी कम उम्र में अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को छोड़ के चला गया। देखिए मिस पूजा, रजनी गोल्ड मेडलिस्ट है, उसमें योग्यता की कोई कमी नहीं है,
मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपने पिता से बात करके उसे इस कॉलेज में एक लेक्चरशिप दिलवा दें तो मुझ पर बहुत एहसान होगा। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगी और ये सब तो मैं बिना किसी शर्तों के कर दूंगी। पर आप मेरी मुलाकात मिसेस दिवाकर से करा दे तो आपकी सदा एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि दिवाकर जी की हर रचना को मैंने पढ़ा ही नहीं बल्कि जिया है। उनका हर साहित्य मैं ये सोचकर पढ़ती रही कि जिस दिन भी उनसे मिलूंगी उन्हें बता सकूंगी कि उनकी कितनी बड़ी प्रशंसक हूं। पर अफसोस तो इस बात का है कि ऐसा हो ही नहीं सका। लेकिन अब मैं अपने शोध के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। देखो पूजा, वो श्रद्धांजलि तभी पूरी हो सकेगी जब दिवाकर के परिवार को इज्जत की रोटी और सर उठा के जीने के लिए ना उचित आजीविका मिल सके। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी। अरे हाँ सुनो, इस बात का खास ख्याल रखना कि रजनी को ये पता ना लगे कि मैंने तुमसे कोई सिफारिश की है। जी नहीं। वरना वो तो मुझसे कभी बात ही नहीं करेगी। आखिरकार वो है तो उसी जिद्दी की पत्नी ना। चलिए खन्ना, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है, मैं रजनी से बात करके तुझे फोन कर दूंगा, उसके बाद तो भेज देना पूजा को बात करने के लिए। ठीक है। अच्छा पूजा, पूजा मैं चाय ले आई। जानती हो पूजा, दिवाकर को कर्मकांड और आडंबरों से सख्त नफरत थी, फिर भी उनकी तस्वीर पर मैंने ये हार चढ़ा दिया। नहीं जानती क्यों, शायद इसलिए कि मेरे पास दिवाकर को ये बताने का और कोई तरीका नहीं है कि मेरे लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। पता नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज होती होगी तो देखते सुनते होंगे और सोचते होंगे कि उनके जाने के बाद मैं क्या क्या कर रही हूं। तुम सोच रही होगी ना कि पहली मुलाकात में मैं तुमसे कैसे बातें करने लगी। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज पूजा, मुझे मैडम मत कहो। दिवाकर को सर और मैडम जैसे संबोधनों से एलर्जी थी। कहते थे कि इससे संवाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और उसके बाद तो सिर्फ सरकारी और कागजी कार्रवाइयां ही हो पाती हैं। इसलिए मुझे रजनी कहो। जी ठीक है रजनी जी। वैसे मुझे ज्ञान भैया ने बताया कि तुम दिवाकर की प्रशंसक हो। आओ आओ चाय पी लो, और उनके साहित्य पर शोध भी कर रही हो। जी, इसीलिए मैं तुमसे बिना किसी तकल्लुफ के बात कर रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? वैसे जो बेतकल्लुफ अंदाज दिवाकर का था, उनकी बराबरी मैं तो क्या और कोई नहीं कर सकता। पता है पूजा, दिवाकर के जाने के बाद आज पहली बार मैं थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उनसे अकेले बात कर करके मैं थक गई थी। आज तुम यहाँ आई हो तो तुमसे बात करके मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। खैर पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या कहूँ मैम? ओह सॉरी रजनी जी, मैं तो सिर्फ आपको सुन रही हूँ, मुझे वही अच्छा लग रहा है और कुछ भी पूछने का मन ही नहीं हो रहा। मेरे दिवाकर की बातें ही कुछ ऐसी हैं कि सब सम्मोहित होकर सुनते रहते हैं। पर कभी कभी सोचती हूँ कि उनको सुनने वाले क्या उन्हें समझ भी पाए। लेकिन शायद तुम उन्हें समझ सकोगी पूजा। हाँ, मैं उन्हें समझना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो मुझे मेरी बात लगती है। मेरा मतलब है, अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही सोचती जो उन्होंने सोचा। पर प्रकाशक ऐसा नहीं सोचते। रजनी जी, प्रकाशक तो लेखक और पाठक के बीच की सिर्फ एक कड़ी भर है। पर पूजा, कल तक वही प्रकाशक जो दिवाकर की मौजूदगी में उफ तक नहीं करता था, कल मुझसे ये कह रहा था कि अगर दिवाकर का अंतिम काव्य संग्रह बेचैनी की अगर अधिक प्रतियां छाप ली तो वो बिकेंगी नहीं। कमाल है। छोड़िए रजनी जी, आखिर एक प्रकाशक से क्या फर्क पड़ता है? दिवाकर जी की अप्रकाशित रचनाओं को पब्लिश करने के लिए तो प्रकाशक कतार में लग जाएंगे। तुम ठीक कहती हो पूजा। रजनी जी, एक बात पूछूं, आप अन्यथा तो नहीं लेंगी? अरे निश्चिंत होकर पूछो, आखिर ज्ञान भैया ने भेजा है तुम्हें। क्या दिवाकर जी ने आप पर कोई कहानी या कविता नहीं लिखी? नहीं, दिवाकर कहते थे कि रज्जो,
मैं जब भी तुम पर कुछ लिखना चाहता हूं ना जाने कितने दर्द और पीड़ा उभर आती है। रज्जू, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी कभी प्यार और श्रृंगार पर नहीं लिख पाता। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें बेचैनी की शीर्षक कविता सुनाता हूं, क्योंकि तुम पर तो मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। दीमक ज्यों सूखी लकड़ी को चट कर जाती है, मेरे अंदर की बेचैनी मुझको खाए जाती है। मेरे हिस्से का कागज जब उनकी मेज पे जाता है, बरबस ही उनके हाथों से चंद लकीरें खींच जाती है। तन की आजादी पाली थी हमने सन 47 में, मन की आजादी क्यों अब भी हमसे छीनी जाती है? जीते जी वैसे भी अब पहचान बनाना मुश्किल है, मिटने के ही बाद यहां पर कलम सराई जाती है। मैंने सुना है कि दिवाकर जी बहुत खुशदिल इंसान थे, फिर इतना दर्द क्यों था उनकी लेखनी? दर्द तो मुझे विरासत में मिला है। बचपन में ही पिताजी की मौत हो गई। बड़ा बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ पड़ी। मेरी जिंदगी भले ही अस्त व्यस्त हो, लेकिन लेखन गंभीर ही है। मुझे अपने लेखन में परफेक्शन चाहिए। इसीलिए एक ही कहानी को बार बार नए नए तरीके से लिखने में मजा आता है, और जब तक संतुष्टि नहीं मिलती तब तक लिखता रहता हूं, क्योंकि लिखना मेरा पेशा नहीं, पैशन है। मेरे लिए पहले मेरा लेखन है, तुम्हारा नंबर उसके बाद ही आता है। आपको बुरा लगा होगा ना? बिल्कुल नहीं। बुरा लगा होता यदि मैंने समझौता किया होता, पर मैंने तो दिवाकर से सिर्फ प्यार किया, सच्चा प्यार, और उतना ही प्यार आज भी है, पर सुनने के लिए दिवाकर नहीं है। खैर, जब उनकी बेटी प्राची बड़ी हो जाएगी ना, तो उसे सुनाया करूंगी। तो चाय पियो। नमस्कार भाभी जी, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। कोई बात नहीं, बाद में मिल लूंगा। रुकिए, कहिए कोई विशेष काम था? हाँ, अगर आपको फुर्सत हो तो अकेले में थोड़ी बात। जी नहीं, आपको जो बातें करनी है आप इनके सामने कर सकते हैं। जी ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि मैंने अपने अखबार के मालिक से आपके लिए बातें की हैं। बात की है? मेरा मतलब है नौकरी के लिए। उनको दिवाकर और अपनी दोस्ती का हवाला भी दिया है। यदि आप एक बार चलकर मिल लें तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सी जॉब? आई मीन किस पोस्ट के लिए? अब ये तो मिलकर ही तय करना होगा। मुझे इनकी काबिलियत पर खैर बिल्कुल भी संदेह नहीं, लेकिन इन मालिकों को तो आप जानते ही हैं। नहीं, आप ही बता दीजिए। ऐसा है ना कि इन मालिकों को थोड़ा खुश करना होता है और थोड़ा संतुष्ट करना होता है। अरे आजकल नौजवानों में और खास तौर से लड़कियों में मीडिया का बड़ा क्रेज है। ऐसे में विकल्पों की कोई कमी नहीं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। योग्यता के लिए किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं होती। मेरे पिताजी खुद सीनियर IAS ऑफिसर हैं, और मैंने अपने सामने कई लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते हुए और सफलता हासिल करते हुए देखा है। पूजा, एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मुझे नौकरी की इतनी सख्त जरूरत है? जी कहना क्या है, अरे ये तो ऐसे ही समझने वाली बात है। भाई दिवाकर का और हमारा पुराना साथ रहा है, ऐसे में भला अपने दोस्तों के परिवार के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, बताइए। लेकिन आपको मेरी जरा भी जानकारी नहीं है। यदि मुझे ऐसी कोई जरूरत होगी तो मैं ज्ञान भैया से कहकर आपसे खबर कर दूंगी। जी जैसा आप ठीक समझे। चलता हूँ। पानी लेंगे? जी नहीं धन्यवाद। पूजा, एक बात बताओ। जी पूछिए। तुम्हारे पिताजी सीनियर IAS ऑफिसर है, तुमने बताया नहीं। जी ऐसा कोई मौका ही नहीं लगा। रजनी जी, दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? पर क्यों? आपके मामले में मैंने व्यर्थ ही उस अखबार वाले से बात की। यदि मैं कुछ ना बोलती तो इतना कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही ना होती। ये तो मेरी परिस्थितियां हैं पूजा। एक जाने माने और दूसरों की धज्जियां बिखेर कर रख देने वाले लेखक की जवान विधवा से अक्सर इन लोगों को यही अपेक्षा होती है। खैर, मेरी बातें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, तुम अपनी PhD का काम जल्द से जल्द पूरा कर लो, ठीक है? देख रहा था कि तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हो।
कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। अरे ये तो दिवाकर की डायरी है ना? जी भैया, अब तो बस तस्वीरों और पन्नों में ही सिमट कर रह गए आपके दोस्त। खैर देखिए, लिखते हैं कि ज्ञानेश्वर से मुझे ईर्ष्या होती। उसका हर काम इतना व्यवस्थित क्यों है? कभी कभी तो लगता है जैसे उसने लेखन में मैनेजमेंट की डिग्री ली है। जब लिखने का समय होगा तो लिखेगा, खाने के वक्त पर खाएगा और हर मीटिंग में सबसे पहले पहुंच जाएगा। पता नहीं वो ये सब कैसे कर लेता है। मैं तो चाहकर भी कभी व्यवस्थित नहीं हो पाया।